नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन कारणों से किसी को पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। तो पैरालिसिस का अटैक कैसे होता है पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। पैरालिसिस का अटैक तब होता है जब हमारे ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंच जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो काम करता था, यानी आपके हाथ पैर को चलाना या फिर आपसे बुलवाना, अगर उसको नुकसान हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा हाथ पैर बंद हो गए, आवाज नहीं आ रही, बोला नहीं जा रहा, फेस टेढ़ा हो गया। मगर ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान कैसे पहुंचा वो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर दो टाइप से नुकसान हम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला है कि किसी भी वजह से क्लॉट आ जाना। अगर ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, जो उसे ऑक्सीजन दे रही है, जो उसे खाना दे रही है, उसमें किसी भी टाइप की रुकावट आ जाए, ब्लड ना आगे जा पाए, तो एक हिस्से को ब्लड नहीं मिलता। अब जिस हिस्से को ब्लड नहीं मिला वो हिस्सा डैमेज हो गया और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, वो देखने को मिल जाता है। दूसरे तरीके का नुकसान होता है जिसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई फट जाए। जैसे आपके किसी पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो पाइप फट जाती है ना। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर के साथ ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा है, तो अगर वहां पे नस फट जाए, नस नहीं उसको हम वेन या आर्टरी कहते हैं, आर्टरी अगर अंदर ब्रस्ट हो जाए तो अंदर सीपेज, ब्लड अंदर बह जाता है, ब्रेन के अंदर बहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक हिस्से को नुकसान होता है। दोनों ही कारणों में ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हो रहा है और वो हिस्सा ब्रेन का काम करने की क्षमता खो देता है, जिसकी वजह से हमें लकवा देखने को मिलता है। अब ये क्लॉट क्यों बना, ये बीपी हाई क्यों हुआ, ये अब हमें अगली समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने इनको कंट्रोल में कर लिया तो हम बीमारी से भी बच गए। तो पहली चीज है क्लॉट। क्लॉट बनने की टेंडेंसी हमारी बॉडी में तब आती है जब हमें डायबिटीज हो जाए या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू करे। अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, आप रिपोर्ट में दिख रहे हैं, तो खून के थक्के बनने की टेंडेंसी आपकी बॉडी में बढ़ गई। अब खून का थक्का अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी बन गया और वो आपके, सपोज करो कि आपके हार्ट में चला जाता है, तो आपको वहाँ पर हार्ट अटैक दे देगा। ब्रेन में चला गया तो आपको ब्रेन अटैक दे देगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना है। पहला तरीका है मेडिसिन। दूसरा तरीका क्या है, अपने खाने पीने के तरीके को बदलो, अपने लाइफस्टाइल के तरीके को बदलो। एक्सरसाइज जो नहीं करते उसे शुरू करो, क्योंकि आज की डेट में हम सिटीज़ के अंदर क्या देखते हैं कि लोगों का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर होता जा रहा है, क्योंकि हम खाने के अंदर फाइबर की मात्रा कम लेते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। हमारे घर के अंदर भी कुछ ना करते करते भी हफ्ते में 2 बार 3 बार तो बाहर का फास्ट फूड हो ही जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत और डायबिटीज़ की दिक्कत बढ़नी शुरू होती है। कुछ लोग बहाना बहुत अच्छा मारते हैं कि मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर को भी डायबिटीज़ थी, इसलिए मुझे डायबिटीज़ हो गई। अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ रही है, आपको आपको नहीं है, तो आपके होने की चांसेस ज़्यादा हैं। आपको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का, उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए जिससे आपको बीपी, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है ना, तो हम पत्थर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना बहुत अच्छा रखना है। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का, अच्छा रखने का एक सिंपल सा तरीका है, वो है कार्डियो एक्सरसाइज। आप रनिंग करो, स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, कुछ भी कार्डियो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए। दूसरा क्या, हमारी बॉडी जो बनी हुई है ना, वो पूरे की पूरे खाने से बनी हुई है। जो बचपन से लेकर आज तक हमने जो खाना खाया ना, उसी का ही एक्यूमुलेशन है हमारी बॉडी। तो हमने अपनी बॉडी को किस खाने से बनाया ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब पूरी देखते हो ना, भटूरा देखते हो, तो सोचो मेरी बॉडी इससे बन रही है, क्या ये अच्छा है? अगर आपके माइंड में एक बार भी आ जाए ना आंसर, ये मत खा, ये तेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मत खाना। अगर कोई चीज़ आप हाथ में पकड़ते हो और आपको वो हमेशा अच्छे और बुरे की फील ज़रूर देगी, आप टेस्ट के बहाने उसे खा ज़रूर जाते हो, आपको टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए आप ज़्यादा खा रहे होते हो, बट अपने आप से खाते समय एक सवाल ज़रूर पूछा करो। आपने भटूरा खाया, आपने पूड़ी खाई, कोई दिक्कत नहीं, आपने कचौड़ी खाई, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसको कंपनसेट सेम डे पे अगर आप कर लेते हो ना, तो वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना वो रेगुलर डे पे आपको पहुंचा देता है। आपने सुबह खाई कचौड़ी, आपने दोपहर में खाई सिर्फ सैलेड, बराबर हो गया। रात को आपने फिर से हल्का फुल्का खिचड़ी विचड़ी खा ली, तो आपका जो सुबह की कचौड़ी थी वो शाम तक आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की काबिलियत को काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो यानी अगर आपने टेस्ट वाइज कोई गलती कर भी ली है, तो उसको हैंड टू हैंड ठीक करने की क्षमता अपने अंदर ज़रूर रखो, क्योंकि जहां आप इस क्षमता को खो दोगे, सुबह कचौड़ी, रात फिर दोपहर में पूड़ी हो रही है, फिर पराठे हो रहे हैं, फिर फास्ट फूड हो रहा है,
तो वहाँ पर आपकी दिक्कत ज़रूर आएगी ही आएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने खाने को बदलकर कार्डियो एक्सरसाइज कर अपने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की होने की संभावना को कम कर दिया। जब ये कम हो गई तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना भी ऑटोमेटिक तरीके से कम हो गई। अब चलते हैं बीपी के ऊपर। बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसको हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं। ब्रेन, अगर स्ट्रेस होता है बीपी बढ़ जाता है। कोई कार्डिक इशू हो, दिल का कोई इशू हो तो भी हमें देखने को मिलता है कि बीपी हमारा बढ़ना शुरू होता है। तीसरा है आपकी किडनी। अगर किडनी के साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो भी हमारा बीपी बढ़ना शुरू होता है। तो हमें अगर बीपी बढ़ रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑर्गन की वजह से वो बढ़ रहा है, तब जाकर आप बीपी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल कम करो। नींद प्रॉपर नहीं ले रहे तो नींद प्रॉपर लेनी शुरू करो। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो शुरू करो। बॉडी का वेट ज़्यादा है, बॉडी का वेट लूज करो, एक्सरसाइज करो। अगर किडनी का कोई इशू बाय चांस निकल आता है तो उस पर उतनी तेज़ी से एक्ट करना शुरू करो। इसीलिए जितने भी पेशेंट होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि 25-30 साल के आप हो जाओ ना, हर साल अपने आप को एक चीज़ गिफ्ट करो, खुद को गिफ्ट करो। एक बार आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो है अपना मेडिकल टेस्ट। हर साल अपने बर्थडे पे आपने क्या करना है, आपने अपना ब्लड देना है और टेस्ट करवाना है कि मेरे बॉडी में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहा है रिपोर्टों में, यानी आप ना सिर्फ पैरालिसिस के पास हो बल्कि और जो इससे बीमारियां होती है, हार्ट अटैक है या फिर आपका किडनी फेलियर है, उनके आप पास जा रहे होते हो। तो आपको पता है कि अब आपको इस साल क्या करना है। अगर आपकी उम्र आज 35 साल, तो 35 से 36 के बीच में आपने अपनी रिपोर्टों में क्या बदलना है ना, आपको समझ में आ गया। और वो आपका लाइफ का उस साल का मोटिव होना चाहिए कि मुझे को ये चीज़ अचीव करनी है। हर साल हम रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे। इस बार आप अपने रेजोल्यूशन लोगे अपने बर्थडे पे कि इस बर्थडे से उस बर्थडे तक मुझे को अपनी बॉडी के अंदर क्या बदलाव करने हैं। अगर आप खाते अच्छा हो, पीते अच्छे हो, आप अगर अपना एक्सरसाइज अच्छी करते हो तो आप अपनी बॉडी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी जो ये बॉडी है, ये हमारी खान पीने की ही एक्यूमुलेशन है, ये फूड की ही एक्यूमुलेशन है। जितना अच्छा हम खाएंगे, जितना अच्छा इसको रखेंगे, उतना ही अच्छा और उतनी ही अच्छी लाइफ को हम जी पाएंगे। अक्सर जब हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट एक और बात करता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बिजी था काम के अंदर। आपको ये बात को समझने की ज़रूरत है कि आपकी अगर बॉडी आपके साथ है तो आप अर्न कर पा रहे हो। अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है या वो बीमार है तो क्या आप अर्न कर पाओगे। तो जिस तरह से हम इंश्योरेंस लेते हैं पैसे देके कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई खर्चा आ जाए मेडिकल, तो हमारी कंपनी हमें संभाल लेगी, है ना। मगर सबसे बढ़िया इंश्योरेंस क्या होती है, वो होती है आपको जो रोज करना पड़ता है। क्योंकि हम जो अपनी चॉइसेस डेली बेसिस पे लेते हैं, खाने की, पहनने की, नहाने की, ना नहाने की, ब्रश करने की, ना करने की, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे 100% पड़ता है। सोच के देखो, आप सुबह उठे, आपने ये चॉइस ली कि मुझे आज ब्रश नहीं करना, आपने पूरा महीना ब्रश नहीं किया, टूथ ब्रश नहीं किया, कैविटी लग गई। अब वो आपकी चॉइस थी ना। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं नहा रहे, हाइजीन की दिक्कत हो जाएगी, आपको स्किन केयर इश्यूज आ जाएंगे। तो वो आपकी चॉइस थी, आपने वो चॉइस गलत ली ना, इस वजह से। इसी तरीके से पैरालिसिस भी गलत चॉइसेस की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपने जो चॉइसेस जो गलत ली, स्मोक करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है ना। आपने क्या किया, मैं तुमको जो स्मोक करना है, किसी भी रीज़न से आपने एक गलत चॉइस लिया, उसकी वजह से अगर आपको पैरालिसिस का अटैक हो रहा है तो वो गलत चॉइसेस की वजह से हुआ ना। तो आप अपने बस जो चॉइसेस होते हैं ना, उनको ठीक कर लो। आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ, पूरी की पूरी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा, सब बेटर हो जाएगा सिर्फ एक राइट चॉइस लेने से हर बार। और इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हर किसी को पता होता है सही क्या है, गलत क्या है। बट हम गलत के पीछे किसी और रीज़न से चले जाते हैं, वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीख गए कि किस तरह से हम पैरालिसिस को होने से बच सकते हैं। अगर हम बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें पैरालिसिस का अटैक की होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बहुत डीप में जाके समझा दिया। फिर भी माइंड में कोई भी डॉक्टर जो है कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप पैरालिसिस से कुछ पेशेंट से मिलकर जरूर जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं पैरालिसिस के पेशेंट आसिफ जी। आसिफ जी हमारे पास 2 महीने पहले आए थे। तो आसिफ जी 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? हार्ट ठीक उड़ नहीं रहा था। अच्छा। हाँ,
हाथ और पैर, अच्छा, और ठीक हो गया था। बोलने में आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज बिल्कुल नहीं थी? नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं थी। और पैर आपका चलते थे तो घूम के पड़ता था हाँ, शायद? घूम के। घूम के पड़ता था। अब ऐसी दिक्कत है 2 महीने बाद? नहीं, ठीक है। और आवाज अब बोलने लगे हो? अब बोलने बोलने में लगे, बोलने बोलने लग लगे गए। थे। अब अगर आप इनकी आवाज सुन रहे हो तो ये इस पिछले ही 2 महीने में आई है। मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। आपसे हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में। तो जब आपका ये हुआ था क्लॉट की वजह से। क्लॉट की वजह से आपके जो दिमाग के अंदर खून का जो फ्लो था ना, वो रुक गया था, जिसकी वजह से ब्रेन के जो हिस्से आपके राइट साइड के हाथ पैर को चलाते हैं, जो आपको आवाज देते हैं, वो उन्होंने काम करना कर दिया अच्छा। बंद। उसमें जब मेडिसिन स्टार्ट करी तो वो जो हिस्सा जो बंद था, वो उसने अपने अंदर डेवलपमेंट की है। जो चीज़ मर गई थी वो अभी भी मरी हुई है, अच्छा। वो ठीक नहीं होने वाली। बट ब्रेन के पास अपनी खूबी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से आपकी आवाज़ वापस आई है, आपका हाथ अब पूरा घूमने लगा है, अब आप चलने लायक हो गए हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर जो हाथ पैर में जो थोड़ी बहुत जो दिक्कत रह गई है, आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो मरीज हैं पैरालिसिस के, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? साई संजीवनी से साई संजीवनी में एक बार माइक के पास रख के बोलो उसको एक बारी, इसको हाथ में पकड़ो, अब बोलो। साई संजीवनी से सही रहे हैं। साई संजीवनी से ट्रीटमेंट ले। ठीक है, आप खुश हो ट्रीटमेंट से? 2 महीने की ट्रीटमेंट से? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।